हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये वर्ड्स पर आधारित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिना वर्ड्स अच्छा किए, बिना वोकैबुलरी सेक्शन अच्छा किए इंग्लिश का अच्छा होना लगभग नामुमकिन सा है। यदि आपको इंग्लिश को अच्छा करना है, यदि उसके कहे गए बातों को ढंग से समझना है, तो आपके पास एक अच्छा खासा वर्ड का भंडार होना चाहिए। और वर्ड को इंप्रूव करने के लिए हमने जो एफर्ट लगाया है वो बहुत ही अनोखा एफर्ट है। एक वर्ड का एक किताब आता है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ये एक पॉपुलर किताब है, आप इसके बारे में सुना होगा, जाना होगा। और इसके कुछ वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो वीडियो सेशन होगा वो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, जिसके राइटर एस.सी. हार्डविक। और इस किताब का जो वॉल्यूम 1 है, तो आज हम लोग वॉल्यूम 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वॉल्यूम 1 के अंतर्गत इसके हम लोग लेसन 8 को देखेंगे। इस किताब में मतलब वॉल्यूम 1 में 1 से लेकर 18 लेसन है और हर एक लेसन में 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिया गया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 20 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे, उनके सिनोनिम्स को देखेंगे। वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या है, यदि एंटोनिम्स संभव है तो एंटोनिम्स को देखेंगे, और फिर वर्ड्स के यूजेस को देखेंगे कि वर्ड्स का यूज किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि बिना यूज किए वर्ड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिना यूज किए अगर वर्ड्स पढ़ते हैं तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसी तरह आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर रटते हैं, याद करते हैं, तो वो बेमतलब का चीज होता है। तो वर्ड्स के यूज ही वर्ड्स का मेन चीज है, वर्ड्स का बैकबोन है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम अपने इस वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो अबेट होगा। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है अबेट। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वर्ड है, लेसन 1 का जो फर्स्ट वर्ड है वो अबेट। चलिए, अबेट का मतलब क्या होता है? देखिए, अबेट का मतलब होता है कम करना, धीमा होना। या तो आप कम करेंगे या तो वो खुद कम हो जाएगा। तो अबेट का जो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है कम करना या कम होना। या तो आप कम करेंगे या नहीं तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका एक और हिंदी हम कह सकते हैं धीमा करना या धीमा होना। पार्ट ऑफ स्पीच से ये जो चीज है ना, ये एक वर्ब है। अबेट क्या, एक वर्ब है। अब चलिए इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। अगर हमें कम करना कहना है, कम होना कहना है, ठीक है ना, धीमा करना, धीमा होना कहना है, अगर हम अबेट का यूज करना नहीं चाहते हैं तो हम अबेट के जगह पर और क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हैं। इसके बराबर अर्थ वाले और कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो जो बराबर अर्थ वाले वर्ड होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं। जो बराबर अर्थ वाले वर्ड होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं। कम करने के लिए और हमारे पास कितने अच्छे वर्ड्स हैं, तो चलिए देखते हैं। डिमिनिश, अगर आप किसी चीज को डिमिनिश करते हैं आप कम करते हैं। यदि आप किसी चीज को लिसन करते हैं आप कम करते हैं। अगर आप किसी चीज को मिटिगेट करते हैं तो आप कम करते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी चीज को रिलेंट करते हैं तो आप उसको धीमा करते हैं या वो चीज धीमा हो जाता है। तो इन सब का भी वही हिंदी है जो कि अबेट का हिंदी है, मतलब कि सिनोनिम्स के बराबर हिंदी होते हैं। इनका भी जो हिंदी होगा वही होगा जो कि अबेट का हिंदी है। तो इनका हिंदी होगा धीमा करना या धीमा होना, कम करना अथवा कम होना। चलिए, इसके अगर अपोजिट के बारे में बात करें, इसका एंटोनिम्स क्या होता है, इसके एंटोनिम्स को देखते हैं। इसका एंटोनिम्स जो होगा वो होगा इंटेंसिफाई, बढ़ा देना। अगर कम करने का अगर उल्टा कहा जाए, विपरीत कहा जाए तो बढ़ा देना। बढ़ा देने के लिए तो कई वर्ड हैं, लेकिन जो ढंग का वर्ड है वह है इंटेंसिफाई। अगर आप किसी चीज को इंटेंसिफाई करते हैं तो आप उस चीज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, बढ़ाने के लिए एक जो नॉर्मल वर्ड है जो आप सभी जानते हैं वो है इंक्रीज। अगर आप किसी चीज को इंक्रीज करते हैं तो आप वृद्धि करते हैं। तो चलिए, इसका हिंदी होता है बढ़ा देना या वृद्धि करना, ठीक है ना। इसका हिंदी होगा बढ़ा देना अथवा वृद्धि करना। जैसे कि एक सेंटेंस देखा जाए इसको अबेट को समझने के लिए। चलिए, द गवर्नमेंट हैज, एक सेंटेंस है, द गवर्नमेंट हैज नो प्लान, है ना, टू अबेट पॉल्यूशन, टू अबेट पॉल्यूशन। इसका हिंदी क्या निकलेगा? चलिए, इसका हिंदी हम निकालते हैं कि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, क्या करने के लिए? प्रदूषण को कम करने के लिए। अबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। चलिए, तो हमारा अबेट क्लियर हो गया बच्चों। अबेट का मतलब होता है कम करना अथवा कम होना, धीमा करना अथवा धीमा होना। ये क्या है? ये डिमिनिश, लिसन, मिटिगेट और रिलेंट क्या है? इसके अबेट के सिनोनिम्स है, ठीक है। चलिए, एंटोनिम्स इसका क्या है? इंटेंसिफाई और इंक्रीज। अगर आप कोई चीज को इंटेंसिफाई करते हैं आप उसको बढ़ा देते हैं।
चलिए हम लोग नंबर 2 वर्ड की ओर मूव करते हैं। चलिए देखते हैं कि दूसरा वर्ड क्या है। हमारा दूसरा जो वर्ड है वह है अकॉम्प्लिशमेंट। हमारा जो दूसरा वर्ड है वह है अकॉम्प्लिशमेंट। चलिए अब अकॉम्प्लिशमेंट को समझते कि अकॉम्प्लिशमेंट का अर्थ क्या होता है। देखिए अकॉम्प्लिशमेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है और अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, प्राप्ति। ठीक है ना। चलिए इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हम क्या लिखेंगे, उपलब्धि अथवा प्राप्ति। किसी चीज की उपलब्धि, किसी चीज की प्राप्ति आपका अकॉम्प्लिशमेंट होता है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो अकॉम्प्लिशमेंट का सिनोनिम्स बहुत ढंग का वर्ड अटेनमेंट। अटेनमेंट का भी हिंदी होता है प्राप्ति, उपलब्धि। ठीक है ना। अचीवमेंट, अगर आप किसी चीज को अचीवमेंट करते हैं, अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो आप उपलब्धि हासिल करते हैं। चलिए इसके और भी सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं। फुलफिलमेंट, किसी चीज की फुलफिलमेंट उसकी प्राप्ति होती है, उसकी उपलब्धि होती है। तो ये अकॉम्प्लिशमेंट का अर्थ हम लोगों ने समझा। अकॉम्प्लिशमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि अथवा प्राप्ति। किसी चीज की उपलब्धि आपका अकॉम्प्लिशमेंट है। जैसे कि आप इस वाक्य को देखते हैं, इसका एंटोनिम से संभव नहीं है। ठीक है ना। अकॉम्प्लिशमेंट का कोई भी एंटोनिम से संभव नहीं है। चलिए इसके एक वाक्य को देखते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री was the biggest accomplishment of पटेल। चलिए इसका थोड़ा हिंदी देखा जाए। इसका हिंदी क्या रूपांतरण होगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। यदि आप किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो आप एक करते हैं ना, जोड़ते हैं उसको। तो चलिए इंटीग्रेशन भी एक अच्छा वर्ड है, एकीकरण। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, जो देश का एकीकरण हुआ। आजादी के बाद जो देश का एकीकरण हुआ, उस समय देश छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री वाज द बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ पटेल। वो पटेल के सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है ना। देश की एकीकरण पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो चलिए हमारा अकॉम्प्लिशमेंट क्लियर हो गया है। अब हम वर्ड को आगे की ओर लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड होगा ये होगा अफेक्ट। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है अफेक्ट। अफेक्ट जो है ना ये वर्ब है। अफेक्ट जो है ना ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, सॉरी, ये जो अफेक्ट है ना ये वर्ब है और पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्या है, ये सॉरी ये वर्ब है, नाउन नहीं है, ये वर्ब है। चलिए अफेक्ट को हम यहाँ पर वर्ब के रूप में लेते हैं। देखिए अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, असर डालना। यदि कोई चीज किसी चीज को अगर अफेक्ट करता है, उसको वो प्रभावित करता है, उस पर वो असर डालता है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, प्रभावित करना, प्रभावित करना अथवा असर डालना। चलिए अब असर डालना तो प्रभावित करने के लिए हमारे पास और क्या वर्ड है, वो जो वर्ड होंगे वो इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका सिनोनिम्स देखा जाए, अफेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, इन्फ्लुएंस। यदि आप किसी चीज को अगर प्रभावित करते हैं तो आप इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस ये वर्ड नाउन भी है और यही वर्ड वर्ब भी है। ठीक है। चलिए इम्पिंज एक बहुत ढंग का वर्ड है। इम्पिंज का भी अर्थ होता है प्रभावित करना। चलिए अटैक, अटैक मतलब होता है हमला करना, प्रभावित करना। ठीक है ना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। चलिए आगे चलते। इन्फेक्ट प्रभावित करना अथवा असर डालना। यदि कोई चीज किसी चीज को इन्फेक्ट करता है, उसको वो दूषित करता है, उसको वो प्रभावित करता है। जैसे कि एक वाक्य से इस अफेक्ट को समझा जाए। ठीक है ना। वाक्य जरूरी है, यूजेस को देखना जरूरी है। अगर वर्ड को अच्छा करना है तो केवल एंटो और सिनोनिम से ये बात नहीं बनने वाला है, आपको उसके यूजेस को देखना होगा। जैसे आप इस वाक्य को देखें, देयर आर some certain diseases, ठीक है ना, that affect the world। चलिए इसका पहले हिंदी रूपांतरण करते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, देयर आर सम सर्टेन डिजीजेस, कुछ ऐसी बीमारियां हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसी बीमारियां हैं दैट अफेक्ट द ओल्ड, जो कि बूढ़े लोगों को प्रभावित करती है। तो बहुत आसान है इस वर्ड को समझना। चलिए हम लोग नंबर अब चलते मूव करते हैं 4 की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट 4 वर्ड क्या है, तो वह अश्योर। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है इस लेसन 1 का जो नेक्स्ट जो वर्ड है वह अश्योर है। अश्योर वर्ब है। पहले आप इसको समझिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, ये वर्ब है।
अश्योर का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को अश्योर करते हैं, आप उसको दिलासा देते हैं, आप उस है ना आश्वासन देते हैं, तो इसका हिंदी क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में कहें तो आश्वासन देना अथवा दिलासा देना, एक ही चीज है, शब्द अलग अलग है। चलिए, दिलासा देना, ठीक है ना। अगर आप किसी को अगर अश्योर करते हैं, आप उसको आश्वासन देते हैं, आप उसको दिलासा देते हैं, एक तरह से आप उसे प्रॉमिस करते हैं किसी चीज के लिए। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रॉमिस, गारंटी, ठीक है ना। इसका जो दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, प्रॉमिस और गारंटी। अगर आप किसी चीज के लिए प्रॉमिस करते हैं तो गारंटी करते हैं, तो आप उसको दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं। चलिए, सेंटेंस से इस वर्ड को समझा जाए, अश्योर को। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, ही assured me, he assured me है ना of all possible help, of all possible help। इसका हिंदी क्या निकलेगा? चलिए, इसका हिंदी पहले रूपांतरण करते हैं। उसने है ना मुझे आश्वासन दिया, किस बात का? हर संभव मदद का, जो संभव हो सकता था मदद, उसका उसने मुझे आश्वासन दिया। तो हमारा अश्योर का मतलब क्या हम लोगों ने सीखा? आश्वासन देना, दिलासा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ही जबरदस्त ये वर्ड है। ये सब वर्ड आपको मिलने वाले हैं, फ्रीक्वेंटली ये मिलने वाले हैं। चलिए, हम लोग नंबर 5 की ओर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट 5th नंबर का वर्ड क्या है। चलिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके लिए। कॉम्पेंसेट। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट का पहले हम लोग हिंदी पहले समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। कॉम्पेंसेट, कॉम्पेंसेट वर्ब है, और कॉम्पेंसेट का सरल अगर अर्थ में कहें तो भरपाई करना। यदि आप कोई चीज को कंपेंसेट करते हैं, आप उसकी भरपाई करते हैं। चलिए, सिनोनिम्स देखते हैं कि इसके क्या क्या सिनोनिम्स है कंपेंसेट, भरपाई करने के लिए, और हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो हमारा एक वर्ड है रिकॉम्पेंस, हमारा एक वर्ड है रिकॉम्पेंस। रिकॉम्पेंस का अर्थ होता है भरपाई करना। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते, इंडेमनीफाई। अगर आप किसी चीज को इंडेमनीफाई करते हैं, आप उसकी भरपाई करते हैं। एक और वर्ड है, बहुत बढ़िया फ्रेज है, मेक अमेंड्स, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया फ्रेज है मेक कमेंट्स। मेक कमेंट्स का भी अर्थ होता है भरपाई करना, सुधार करना। तो ये कॉम्पेंसेट के ये सिनोनिम्स है, रिकॉम्पेंस, इंडेमनीफाई और मेक कमेंट्स। चलिए, अब हम इसके यूजेस को देखते हैं, ठीक है ना। यूजेस से ना ये कॉम्पेंसेट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू कंपेंसेट, ठीक है ना, फॉर एनी लॉस। चलिए, है ना। चलिए, ड्यू टू, चलिए फ्लड। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा? पहले इसका हिंदी निकालते हैं। सरकार ने, ठीक है ना, बाढ़ के कारण हुए नुकसान का भरपाई करने से इनकार कर दिया। यानी कि बाढ़ के कारण जिन लोगों का जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने, है ना। कॉम्पेंसेट का अर्थ क्या होता है? भरपाई करना। अगर आप कोई चीज को कंपेंसेट करते हैं, आप उसकी भरपाई करते हैं। तो सरकार ने, है ना, ड्यू टू का अर्थ क्या होता है? के कारण, ठीक है ना। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। चलिए, बहुत अब इसको आसानी से समझ सकते हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। तो सरकार ने बाढ़ के कारण, है ना, किसी तरह के नुकसान का भरपाई करने से इनकार कर दिया। चलिए, हम लोग अब हम आते हैं नंबर 6 की ओर। चलिए, देखते हैं कि हमारा 6 वर्ड क्या है। तो 6 वर्ड हमारा है कॉम्पिटेंट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉम्पिटेंट। देखिए, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। तो अगर आप किसी चीज के लिए कॉम्पिटेंट हैं, तो आप उसके लिए सक्षम हैं, ठीक है ना, आप उसके योग्य हैं, आप ऐसे समझे। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? कैपेबल, सॉरी, पहले हम हिंदी नोट कर लेते हैं। तो कॉम्पेंसेट का अर्थ होता है सक्षम, योग्य या लायक, एक ही चीज है, शब्दावली अलग अलग है। चलिए, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए कॉम्पिटेंट है, इसका मतलब है कि उस चीज में वो सक्षम है, उस कार्य को करने में वो सक्षम है, योग्य है अथवा उसके लायक है। चलिए, अब इसका सिनोनिम्स हम देखते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा सक्षम के लिए। और हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? तो 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे वर्ड। कैपेबल, एक और ले लेते हैं एबल, आप सभी जानते हैं, और एक वर्ड है एडेप्ट। और भी वर्ड है, ऐसा नहीं कि बस वर्ड इतना ही है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इतना वर्ड आपके लिए पर्याप्त है। तो चलिए, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए कैपेबल है, तो उसमें वो सक्षम है, उसमें वो योग्य है। एबल का भी मतलब होता है लायक अथवा सक्षम, और एडेप्ट का भी अर्थ होता है निपुण अथवा लायक।
तो चलिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में कॉम्पिटेंट है, इसका मतलब है कि उस चीज में वो सक्षम है। चलिए, इसके अपोजिट क्या बनेंगे? इसका अपोजिट संभव है। चलिए, कॉम्पिटेंट का एक एंटो हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का एक एंटो हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, अक्षम, इसको हम कहते हैं अक्षम। चलिए, इसके लिए हम दूसरा और लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में हम कुछ जोड़ करके ना, हम इसमें कुछ जोड़ करके इसका एंटो बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है ना क्या कहते हैं, कैपेबल का एंटो क्या होगा? कैपेबल का एंटो आप इनकॉम्पिटेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हाँ, अगर आप ऐसे समझिए कि आप कैपेबल से भी एंटो बना सकते हैं। चलिए, तो इसका हिंदी यहीं पर हम रखने देते हैं अयोग्य। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज में अगर इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि उस चीज में वो अयोग्य है। हालांकि इसके एंटो और भी बन सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से अभी इतना आपके लिए पर्याप्त है। फिर आगे वर्ड्स की क्लासेस में और सारी चीजों को कहा जाएगा। चलिए, अब हम इसे एक सेंटेंस बनाते हैं। आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। He is competent, he is competent at this job। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि वह इस काम के लिए, है ना, योग्य है। वो इस काम में योग्य है, वो इस काम में योग्य है, निपुण है, कुशल है, सक्षम है। एक और सेंटेंस देखते हैं। चलिए, इंडिया नीड्स, ठीक है ना, ए कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर टू सॉल्व, ठीक है ना, इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक, चलिए ओज। चलिए, इसका हिंदी क्या निकल कर आता है बाहर में? इंडिया नीड्स ए कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर। भारत को एक सक्षम, एक योग्य वित्त मंत्री की जरूरत है, ठीक है ना। जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो हमारे देश जो आर्थिक समस्याएं जो झेल रहा है, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक हमें क्या चीज की जरूरत है? एक कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है। चलिए, तो हमारा ये रहा, कॉम्पिटेंट का यूज रहा। ये नंबर 6 था। नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। चलिए, नंबर 7 देखते हैं कि नंबर 7 क्या वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये वर्ड होगा, डेलिबरेट। ये डेलिबरेट बहुत ढंग का वर्ड है, डेलिबरेट। और इस क्लास में डेलिबरेट को हम एडजेक्टिव लेके चलते हैं। हालांकि डेलिबरेट वर्ब भी है, लेकिन हम जो इस वीडियो सेशन में जो लेके चल रहे हैं डेलिबरेट को एडजेक्टिव के तौर पर। डेलिबरेट का हिंदी क्या होता है? जानबूझकर। यदि कोई चीज अगर आप जानबूझकर करते हैं, इरादा पूर्वक करते, इरादा से करते हैं, अनजाने में नहीं होता है, इरादा पूर्ण करते हैं, तो आप उस काम को डेलिबरेट करते हैं। डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर। अब जानबूझकर के लिए हमारे पास कितने अच्छे वर्ड हैं, थोड़ा इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? तो डेलिबरेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटेंशनल। चलिए, यदि कोई चीज अगर आप इंटेंशनल तरीके से करते हैं तो आप जानबूझकर करते हैं। हमारा दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? तो कैलकुलेटेड, है ना। यदि कोई चीज को अगर आप कैलकुलेटेड करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाता है, आप सोच समझ कर करते हैं। चलिए, अब इसके लिए और भी हमारे पास सिनोनिम्स है। पर्पसफुल, पर्पसफुल, इन सब का हिंदी है जानबूझकर, इरादा पूर्वक। चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? चलिए, अब यहीं से इसमें कुछ जोड़ करके इसके एंटोनिम्स बनाया जा सकता है। तो इंटेंशनल बहुत कॉमन वर्ड है, बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसका जो एंटो बनेगा वो क्या बनेगा? अनइंटेंशनल। यदि कोई चीज को अगर आप अनइंटेंशनल वे में करते हैं तो आप अनजाने में कर देते हैं। इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर, पहले आप ऐसे समझे। यदि कोई चीज को अगर आप इंटेंशनल वे में करते हैं तो इसका हिंदी किसका? वही होगा जो कि डेलिबरेट का है, क्योंकि ये डेलिबरेट के सिनोनिम्स है। तो अगर कोई चीज को अगर आप इंटेंशनल वे में करते हैं तो आप मतलब आप जानबूझकर करते हैं, इरादा से करते हैं, अनजाने में नहीं होता है। चलिए, इसका एंटो क्या होगा? अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल का मतलब क्या होता है? अनजाने में, है ना। अगर कोई चीज अगर अनजाने में होता है तो वो अनइंटेंशनल वे में होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं डेलिबरेट मर्डर, अगर इसे एक फ्रेज बना दूं डेलिबरेट मर्डर, अब ये डेलिबरेट मर्डर कौन सा मर्डर होगा? चलिए देखते हैं। अब डेलिबरेट मर्डर वैसा मर्डर होगा जिसमें प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है, जानबूझकर मर्डर किया गया है, ठीक है ना। वो अनजाने में मर्डर नहीं हुआ है। अगर मैं कहूं कि डेलिबरेट मिस्टेक, इसका मतलब है कि जानबूझकर आपने गलती किया है। अगर मैं कहूं डेलिबरेट इंसल्ट, आपने किसी का जानबूझकर अपमान किया है। तो ये सब डेलिबरेट के साथ फ्रेजेस है, आप इसको सेंटेंस के रूप में बड़ा कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ये डेलिबरेट हमारा क्लियर हो गया। चलिए, हम लोग नंबर 8 की ओर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स होने वाले हैं।
चलिए नंबर हमारा 8 जो है ना वो है डिवाइस। सॉरी, हमारा जो नंबर 8 जो वर्ड है वो है डिवाइस। चलिए ये जो डिवाइस है सर, आपका डिवाइस ये नाउन है, ठीक है ना। डिवाइस क्या है, डिवाइस यहाँ पर नाउन है। और डिवाइस का मतलब क्या होता है, उपकरण या यंत्र। उपकरण या यंत्र को ना हम डिवाइस कहते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे है ना एपारेटस, एपारेटस, अथवा हम कह सकते हैं है ना इक्विपमेंट। चलिए तो इक्विपमेंट और एपरेटस का भी अर्थ होता है यंत्र, उपकरण, औजार, है ना, कोई तरह का मशीनी चीज एक डिवाइस कहलाता है। कोई तरह का कोई भी मशीन, आपका सेल फोन भी क्या एक डिवाइस है। देखिएगा जब सेल फोन को जब आप ओपन करते हैं ना तो बार बार डिवाइस लिखता है। आपका ब्लूटूथ क्या है, एक डिवाइस है। कोई भी तरह का गैजेट एक डिवाइस की तरह काम करता है। तो डिवाइस का मतलब है उपकरण या यंत्र। चलिए अब हम लोग नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसका कोई अपोजिट नहीं है, इस वर्ड का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। चलिए अब हम लोग नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो 9 है ना, ये डिवाइस इस बार वर्ब है। इस बार जो डिवाइस है ना, एसी वाला जो डिवाइस होता है ना, ये वर्ब होता है। चलिए डिवाइस का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को डिवाइस करते हैं, आप उसे बनाते हैं, आप उसका आविष्कार करते हैं, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। चलिए इसको पहले बनाना है ना, एक उर्दू शब्द है इजाद करना, है ना। इजाद करना मतलब बनाना होता है, या हम कह सकते हैं आविष्कार करना, या हम कह सकते हैं आविष्कार करना। चलिए अब डिवाइस क्या है ना, डिवाइस एक वर्ब है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है बनाना, इजाद करना, आविष्कार करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, तो इसका बढ़िया सिनोनिम्स है कंसीव। अगर आप कोई चीज को कंसीव करते हैं, आप उसे बनाते हैं, आप उसे इजाद करते हैं। और कॉमन जो वर्ड है वह है इन्वेंट, है ना। इसका कॉमन जो सिनोनिम्स है वो इन्वेंट। अगर आप कुछ को इन्वेंट करते हैं, आप उसके आविष्कार करते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस से आप बात को समझ सकते हैं। साइंस की किताबों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा पास्कल डिवाइस्ड कैलकुलेटर। आपको साइंस की किताबों में ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर का आविष्कार किया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिवाइस। और डिवाइस सी वाला जो डिवाइस है वो नाउन है, हमें ये याद रखना है। और एसी वाला जो डिवाइस है ये वर्ब है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बनाना और इजाद करना। जैसे एक दूसरे वाक्य को लेते हैं, ठीक है ना। द कैरेक्टर ऑफ मुगली, the character of Mugli was devised by रुडयार्ड किपलिंग। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो मुगली जंगल बुक का एक पात्र है, आप लोगों ने सुना होगा, कार्टून, एक कार्टून के सीरियल में ये आपको मुगली मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो मुगली जो पात्र था, इसका आविष्कार किसने किया था, तो रुडयार्ड किपलिंग ने किया था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। हम लोग नंबर 10 की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो 10वां जो वर्ड है वह डिंगी। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वह डिंगी। देखिए डिंगी का मतलब क्या होता है। यदि कोई जगह डिंगी है तो इसका मतलब है कि अंधकार जैसा जगह है, लाइट नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं, और गंदा जगह है, ठीक है ना। वो गंदा जगह है तो इसको अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो डिंगी एडजेक्टिव है। डिंगी का सिंपल मतलब होता है ना, कि गंदा और अंधेरा। गंदा और अंधेरा इसका सिंपल, ये किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। कोई डिंगी हाउस हो सकता है, कोई रूम डिंगी हो सकता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लूमी, है ना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लूमी। या हम इसको तोड़ के लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, डार्क एंड डर्टी, कि कोई चीज अंधकार से भरा हुआ है और वो गंदा भी है, ठीक है ना। तो इसका जो सरल हिंदी होगा वो होगा गंदा और अंधेरा। जैसे कि हम लिख सकते हैं, आप इसका एंटो पहले देख लेते हैं। इसका एंटो क्या होगा, चमकीला, ब्राइट, है ना। इसका एक एंटो ब्राइट हो जाएगा और एक एंटो क्लीन हो जाएगा, साफ। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, चमकीला, ठीक है ना, और एक हिंदी निकलेगा साफ। चलिए यदि कोई प्लेस, यदि डिंगी प्लेस है, यानी कि वहां पर कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है और वह जगह अंधकार वाला जगह है और गंदा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ही लिव्स इन ए, चलिए ही लिव्स इन ए, है ना, डिंगी हाउस। वो उस तरह के घर में रहता है जिसमें लाइट का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और वो घर यूजुअली गंदा घर है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिंगी आपके लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो वर्ड है ना वह है इफेक्ट। 11th वर्ड हमारा जो होगा वो इफेक्ट होगा। इफेक्ट का मतलब क्या है, अब नाउन है।
इफेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे इफेक्ट क्या है, नाउन है। तो इफेक्ट का मतलब होता है असर या प्रभाव, असर या प्रभाव, ठीक है ना। चलिए अब इसका अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो अभी इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने कहा था, इन्फ्लुएंस जो है वो नाउन भी है और इन्फ्लुएंस जो है वो वर्ब भी है, ठीक है ना। चलिए तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, असर या प्रभाव। जैसे आप इस वाक्य को देखें तो देयर इज, ठीक है ना, बैड इफेक्ट है ना ऑफ टेलीविजन ऑन आईज। इसका चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकालते हैं। देयर इज बैड इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन आईज, इसका हिंदी ये निकलेगा कि टेलीविजन का, ठीक है ना, आंखों पर कौन सा असर होता है, बुरा असर होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। टेलीविजन का हमारे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा आपका इफेक्ट। चलिए हम लोग नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। चलिए हमारा वर्ड नंबर अब 12 होगा। देखते हैं कि हमारा 12 जो वर्ड है वो क्या कहता है। चलिए बहुत अच्छा वर्ड है इनमिटी। हमारा जो 12th वर्ड है वो है इनमिटी। इनमिटी का मतलब क्या होता है, इनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, ठीक है ना। इनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, ये नाउन है ना। इसको आप लिख सकते हैं दुश्मनी या शत्रुता। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो एनिमो, ठीक है ना, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, हॉस्टिलिटी है ना, हॉस्टिलिटी दुश्मनी या शत्रुता। चलिए तो इसके दो अच्छे सिनोनिम्स है, एनिमोसिटी यानी हॉस्टिलिटी। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मित्रता। तो मित्रता के लिए एक बढ़िया वर्ड एमआईटी। एमआईटी का मतलब क्या होता है, मित्रता। वैसे कॉमन वर्ड में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रेंडशिप। अगर कॉमन वर्ड में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फ्रेंडशिप, लेकिन अगर ढंग का वर्ड अगर देखते हैं तो एमआईटी। एमआईटी का मतलब क्या होता है, मित्रता। चलिए तो इसका जो हिंदी निकल कर आएगा वो हो जाएगा मित्रता। जैसे आप इस वाक्य को देखें, देयर इज एन ओल्ड इनमिटी, देयर इज एन ओल्ड इनमिटी बिटवीन, ठीक है ना, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। चलिए क्या इसका हिंदी निकल कर आता है, चलिए इसका हिंदी देखते हैं। करे कि देयर इज एन ओल्ड इनमिटी बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। देखिए क्रिश्चियनिटी में दो सेक्शन है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे, एक है कैथोलिक है और एक है प्रोटेस्टेंट है। हमारे यहाँ भारत में कैथोलिक की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर इनकी इतिहास उलट कर देखा जाए तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच एक पुरानी दुश्मनी है, ठीक है ना। हमारा सेंटेंस भी यही कह रहा है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच एक पुरानी दुश्मनी है। चलिए तो हमारा ये इनमिटी क्लियर हो गया है। चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है नंबर 13 की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो ये वर्ड है एग्जेम्प्ट। देखिए अगर आप किसी चीज से एग्जेम्प्ट हैं तो आप उससे मुक्त हैं, आजाद हैं। एग्जेम्प्ट क्या है, एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। और इसको आप कह सकते हैं आजाद या मुक्त। अगर आप किसी चीज से एग्जेम्प्ट हैं, आप उससे मुक्त हैं, आजाद हैं, मतलब आपको वो देना नहीं पड़ेगा, आपको वो चीज करना नहीं पड़ेगा। ओके चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्री, या तोड़ के लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं नॉट लाइएबल, है ना। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप एकदम मुक्त हैं किसी चीज से। चलिए इसको सिंपल भाषा में हम कहें तो मुक्त, है ना, आजाद। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, पहले इसका एंटो देख लेते हैं। इसका एंटो क्या हो जाएगा, लाइएबल, देना ही है, करना ही है, आप उससे मुक्त नहीं हैं। तो अगर आप किसी चीज के लिए लाइएबल है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं कानून के नजर में। कानून मानता है कि आपको ऐसा देना ही है, आप उसको करना ही है, तो आप उसके लिए लाइएबल हैं। चलिए हम लोग इसे सेंटेंस से बेहतर समझ सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं क्या, देखिए तो प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है ना। चलिए इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है ना, वो करों से क्या है, मुक्त है, आजाद है। लेकिन अगर आपको टैक्स देना ही है, आप बच के नहीं निकल सकते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यू आर लाइएबल टू पे टैक्स। देखिए यू आर लाइएबल टू पे टैक्स मतलब आपको टैक्स देना ही है, आप टैक्स से मुक्त नहीं हो सकते हैं। चलिए तो हमारा ये नंबर 13 रहा। चलिए अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं नंबर 14 की ओर।
अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या है सर, फ्लेक्सिबल। देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला, है ना। यदि कोई चीज फ्लेक्सिबल है तो वो क्या है, वो लचीला है। चलिए इसका अब हम सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, सपल लचीला, लैथ लचीला, आप ऐसा समझिए ये सब लचीले हैं, ठीक है ना। सपर और लैथ बढ़िया वर्ड है जिसका मतलब होता है लचीला। देखिए एक वर्ड लैक्स, ढीला ढाला, है ना, ये नियम कानून के सेंस में लचीला, मतलब ढीला ढाला जो सख्त ना हो वो लैक्स है ना। वो सब फ्लेक्सिबल के सिनोनिम्स हो सकते हैं। लेनियंट, लेनियंट का भी अर्थ क्या होता है, ढीला ढाला। ये ढीला ढाला के लिए ना दो बहुत बढ़िया वर्ड है। आज आतंकवादी, है ना, अपराध करके देश के एक ढीले ढाले, है ना, कानून का फायदा उठा लेते हैं और वो बच के निकल जाते हैं। तो हमारे देश में कानून कैसा है, कुछ मामलों में आज भी हमारे देश का कानून लेनियंट है, हार्श नहीं है, कठोर नहीं है। चलिए इसका एंटो क्या बनेगा, तो कॉमन वर्ड में आते तो रिजिड, कठोर। हमारे पास और भी कठोर के लिए वर्ड है, हार्श, कठोर। स्ट्रिंजेंट बहुत टॉप क्लास का वर्ड, और ये भी हिंदी इसका होगा कठोर। तो चलिए यदि कोई चीज हार्श और इंस्ट्रीजेंट है तो वो चीज काफी कठोर है। इनका जो यूज होता है खासतौर पर रूल या लॉ के लिए, है ना। अगर कोई नियम कानून यदि कठोर है तो वो नियम कानून कौन सा कानून है, स्ट्रिंजेंट है, ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस इसे बेहतर समझा जा सकता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल, इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड। चलिए इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, हमारा संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, ठीक है ना। यदि कोई चीज रिजिड है तो वो चीज कठोर है, आप ऐसे समझिए, यदि कोई चीज रिजिड है तो वो चीज कठोर है। चलिए हम लोग नंबर 15 की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए हमारा जो 15वां जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर्मिडेबल। देखिए यदि कोई चीज फॉर्मिडेबल है, कोई काम फॉर्मिडेबल है तो वो काम आसान नहीं है, वो काम बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, आप ऐसा समझिए, चुनौती से भरा हुआ काम है, वो कठिन काम है, ठीक है ना। अगर इसका सरल अगर हिंदी लिखा जाए तो इसका सरल हिंदी क्या होगा, दुष्कर। दुष्कर का मतलब क्या होता है, जिसको करना आसान नहीं हो। अगर कॉमन वर्ड में लिखे तो कॉमन वर्ड में लिखेंगे कठिन। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आर्डुअस, चलिए डॉन्टिंग, चलिए इंटीमीडिएटिंग, चलिए इसके साइनोनिम्स है, ठीक है ना। ये फॉर्मिडेबल के सब सिनोनिम्स है, हम आगे और भी लिख सकते हैं, चैलेंजिंग। चलिए तो इनका भी हिंदी वही होगा जो कि फॉर्मिडेबल का हिंदी है, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि आर्डुअस है अथवा वो डॉन्टिंग है या तो वो चैलेंजिंग है तो वो काम जो है वो कठिन काम है, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, दुष्कर अथवा कठिन। चलिए इसके अपोजिट क्या बनेंगे, इसके अपोजिट बन जाएंगे इजी, आसान। इसके अपोजिट बन जाएंगे इजी, आसान। जैसे कि अगर मैं कहूं फॉर्मिडेबल टास्क, चलिए अगर मैं कहूं फॉर्मिडेबल टास्क तो फॉर्मिडेबल टास्क कौन सा काम होगा, ये कठिन काम होगा, ठीक है ना। कठिन काम को हम कह सकते हैं, यदि कोई कार्य यदि कठिन कार्य है तो वो कौन सा कार्य है, वो फॉर्मिडेबल एक टास्क है। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 16 की ओर, देखते हैं कि हमारा 16वां वर्ड क्या कह रहा है। चलिए 16 में हम लोग आते हैं तो हमारा जो वर्ड है वो है ग्रेटिफाई, हमारा जो वर्ड है वो है ग्रेटिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए ग्रेटिफाई का अर्थ क्या होता है, संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच से क्या वर्ब है, और इसका अर्थ होता है संतुष्ट करना, खुश करना, संतुष्ट करना अथवा खुश करना। चलिए अब इसके अब सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, खुश करने के लिए हमारे पास और कितने वर्ड है, देखिए ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न, और ये वर्ब है तो वर्ब का साइन वर्ब चाहिए, ग्लैडेन, है ना, सेटिस्फाई, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और इनका भी हिंदी वही होगा, संतुष्ट करना अथवा खुश करना। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट, हताश कर देना। इसका जो एंटो हो जाएगा फ्रस्ट्रेट, हताश करना। यदि कोई चीज अगर आपको फ्रस्ट्रेट करता है तो आपको वो हताश कर देता है। चलिए अब ग्रेटिफाई से हम सेंटेंस बनाते हैं, देखिए तो इट इज नॉट इजी टू ग्रेटिफाई, ठीक है ना, एवरीवन। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, कि सभी को प्रसन्न करना आसान नहीं होता है, सभी को प्रसन्न करना आसान नहीं होता है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। 17 नंबर हमारा गाइस है,
हमारा जो 17 नंबर है वो सर है गाइस। चलिए गाइस को देखा जाए इस बार। गाइस जो है ये सर आपका नाउन है। देखिए गाइस का मतलब क्या होता है कि भेष। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो गाइस का हिंदी होता है भेष। ठीक है ना। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या क्या है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लाइकनेस, दोनों एक जैसा दिखेंगे। ठीक है ना। चलिए फॉर्म अथवा सिम्बलेंस, अथवा सिम्बलेंस। और इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, इसका हिंदी निकल कर आएगा भेष। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, ठीक है ना। गॉड इनकारनेटेड, इनकारनेटेड इन द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ फिश। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा कि भगवान ने मछली के भेष में, गाइस का हिंदी क्या पढ़ाई कर रहा हूं, भेष। ठीक है ना। भगवान ने मछली के भेष में अवतार लिया। इनकारनेट बहुत टॉप क्लास का वर्ड। अगर हाँ, इनकारनेट एक बहुत टॉप क्लास का वर्ड, और इनकारनेट का अर्थ होता है अवतार लेना। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर 18, वर्ड नंबर 18 को देखते हैं। वर्ड नंबर 18 क्या कह रहा है। चलिए गाइस के बाद है हेरिडेटरी। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है। देखिए यदि कोई चीज यदि हेरिडेटरी है, आप ऐसे समझे, तो इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती आ रही है। ठीक है ना। वंशानुगत इसका, अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होगा वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी, या हम इसको सरल भाषा में कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। चलिए अब इसका सिनोनिम्स देखा जाए। हेरिडेटरी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इनबॉर्न, इनहेरिटेड। चलिए इनहेरिटेड, ठीक है ना। और इसका भी अर्थ होता है ना, अगर कोई अगर बीमारी अगर इनबॉर्न है, यानी कि वो जन्म से ही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वो वंशानुगत एक तरह का रोग होता है। चलिए इसका अपोजिट क्या लिखेंगे आप। चलिए इसका अपोजिट होगा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब ये पीढ़ी से नहीं मिला है, ये व्यक्ति ने खुद प्राप्त किया है। तो यदि कोई चीज अगर एक्वायर्ड है तो इसका हिंदी हो जाएगा अर्जित किया हुआ। यदि कोई चीज अगर एक्वायर्ड है तो इसका हिंदी है अर्जित किया हुआ। चलिए हम लोग नंबर 19 वर्ड को लेके चलते हैं। वर्ड नंबर 19, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ह्यूमिलिएट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं तो आप उसको अपमानित करते हैं, शर्मसार करते हैं। ठीक है ना। इसका हिंदी होगा अपमानित करना। अगर सरल भाषा में कहें तो अपमानित करना। अब इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है अपमानित करना, लज्जित करने के लिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है एम्बैरेस। ये बहुत टॉप क्लास का वर्ड है। इसके स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, डबल आर और डबल एस, है ना। इम्ब्रेस का भी अर्थ होता है अपमानित करना, लज्जित कर देना। हमारे पास दूसरा वर्ड है इंसल्ट, हमारे पास दूसरा वर्ड है इंसल्ट। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेज। ठीक है ना। इलोगाइज, इसका जो अपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेज और इलोगाइज इसके दो एंटो होंगे। एंटो और भी है ना, बात को और हम बढ़ा सकते हैं। अपमानित करने का अपोजिट क्या होगा, प्रशंसा करना। अपमानित करने का अपोजिट होगा प्रशंसा करना। चलिए तो इस वाक्य को एक देखते हैं, इससे एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए ही इज accustomed to, he is accustomed to, है ना, humiliating his wife, ठीक है ना, before, है ना, his mother। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी थोड़ा सा निकालते हैं। चलिए ही इज accustomed to, वो आदी है ना, उसका आदत है। accustomed to का मतलब आदी होना, अभ्यस्त होना, लती होना। तो अभ्यस्त होना मतलब उस काम को वो रोज रोज करता है, वो काम उसके लिए नया नहीं है। ठीक है ना। वो काम वो रोज रोज करता है, उसके लिए वो चीज नया नहीं है। तो यदि कोई काम को अगर आप accustomed करते हैं तो आप उसको अभ्यस्त रूप से करते हैं। चलिए तो इसका हिंदी होता है अभ्यस्त होना। चलिए देखते हैं, इज accustomed to humiliating his wife, है ना, उसको अपनी पत्नी को, है ना, बेइज्जत करने, है ना, बेइज्जत करने का आदी है। अब बेइज्जत किसके सामने करता है, अपनी माँ के सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ह्यूमिलिएट। चलिए हम लोग नंबर 20 और लास्ट वर्ड इस चैप्टर का देखते हैं, इंश्योर। ठीक है ना। इंश्योर का अर्थ होता है बीमा करना, इंश्योर का अर्थ होता है बीमा करना, बस इसमें और कोई खास बात नहीं है।
ठीक है ना, बीमा करना। हाँ, इसके साथ प्रीपोजिशन ये जान लीजिए, इसके साथ प्रीपोजिशन अब अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, इसके साथ जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो अगेंस्ट हो जाएगा। चलिए, इसके साथ हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो अगेंस्ट करेंगे। चलिए, इसका कोई खास सिनोनिम्स नहीं और इसका एंटोनिम्स पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, हमारा ये लेसन 1 एससी हार्डविक का जो वॉल्यूम 1 है, ये उसका लेसन हमारा 1 रहा। हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक ये सारे वर्ड्स को हम लोगों ने देखा। जिसका सिनोनिम्स था उसका सिनोनिम्स दिया गया, जिसका एंटोनिम्स था एंटोनिम्स दिया गया, जिसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स संभव नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, केवल अर्थ बता के छोड़ दिया गया, जैसे इनसियोर। तो बच्चों, आज का हमारा बात इतना ही। फिर हम लोग लेसन 2 के लिए नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। धन्यवाद।